हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं सिद्धार्थ राव, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़ से। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों में जो आखिरी यानी छठा मौलिक अधिकार है, जिसे कि हम सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं, क्योंकि इस मौलिक अधिकार को इन अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षक भी माना जाता है, और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 32 में किया गया है। संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है, जिसके बिना मूल अधिकार अर्थहीन सिद्ध होंगे। तो संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया है, क्योंकि जब तक मौलिक अधिकारों की क्रियान्विति सही तरीके से नहीं हो पाएगी, तब तक मौलिक अधिकारों को देने का, यानी उन्हें सिर्फ नागरिकों को दे देने का कोई अर्थ नहीं है। इससे ये तात्पर्य है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शरण हमारे नागरिक ले सकते हैं। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध पाए जाएंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था, यानी कि संवैधानिक उपचारों के संबंध में कहा था कि यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा उसकी आत्मा है, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुद, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था। इसी तरह भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने भी इस आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण बताया था और संविधान के द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला भी कहा था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो वास्तव में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ताकि मौलिक अधिकार वास्तविक रूप से लोगों को प्राप्त भी हो सके। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह के जो है लेख, जिन्हें हम रिट कह सकते हैं, वो जारी की जा सकती हैं, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। उनमें से पहला जो लेख है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षकरण, यानी हेबियस कॉर्पस। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये जो रिट है या जो लेख है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये मानता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, यानी कि उसको जो बंदी बनाया गया है वो उचित नहीं है, उसका मानना है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर और निश्चित स्थान पर उपस्थित करे, जिससे कि न्यायालय ये देख पाए कि बंदी बनाए जाने के कारणों पर जो है विचार किया जा सके। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय के द्वारा इस बात का निर्णय करता है कि नज़रबंदी वैध है या फिर वास्तव में अवैध है, और यदि वह अवैध होती है तो न्यायालय बंदी को फौरन मुक्त करने का आदेश देता है। इस तरीके से अनुचित और गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षकरण लेख के माध्यम से स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अगला जो है वो है परमादेश। परमादेश का जो लेख है वो उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के माध्यम से पदाधिकारी को उसको कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। मान लीजिए कि कोई अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन अपने कर्तव्य की यानी काम की अवहेलना कर रहा है और वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को यानी कि नागरिक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसका समय पर काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी परमादेश के माध्यम से न्यायालय के द्वारा उससे वह काम करवाने की उसको आज्ञा दी जा सकती है। इसी तरह एक है प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के द्वारा अपने से निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए यह आदेश किया जाता है कि इस मामले में वे अपने यहाँ पर जो कार्यवाही चल रही है उसे न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे के जो न्यायालय या न्यायाधिकरण है
यदि वे किसी ऐसे मामले को अपने हाथ में लेते हैं जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है, तो ऐसे मामलों पर क्रियान्वित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको रोक सकते हैं कि यह आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है और आप इस पर कार्यवाही न करें। यानी कि प्रतिषेध का मतलब है उस कार्यवाही को रोक देना, जिसके माध्यम से जो है एक नागरिक को इस माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है कि वो जो व्यक्ति या जो न्यायाधिकरण उसके अधिकार क्षेत्र में जो बात नहीं है उस पर वह काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगला जो लेख है वो है उत्प्रेषण। यह आज्ञापत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जैसा कि प्रतिषेध में रोका जाता है। इसमें ठीक इसके विपरीत निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय को भेजने के लिए लेख है, जिसमें वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग न करे। इस आज्ञापत्र के आधार पर हाईकोर्ट निम्न न्यायालयों के न्यायाधीश जो हैं उनसे किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो लेख है, जो रिट है, वो है अधिकार पृच्छा यानी क्यू वारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछ सकती है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वो उस संबंध में अपना कार्य नहीं कर सकता। व्यक्तियों के द्वारा साधारण परिस्थितियों में ही न्यायालय की शरण लेकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, लेकिन युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियों में, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी की घोषणा या यूँ कहें कि संकट काल की घोषणा कर दी गई हो, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी न्यायालय के अंदर प्रार्थना नहीं कर सकेगा। इस प्रकार संविधान के द्वारा संकट काल में नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित करने की व्यवस्था की गई है। संकट काल के अंदर भी एक आर्टिकल है जिस पर भी किसी तरह की रोक नहीं है, वो है आर्टिकल 21 के द्वारा प्रदत्त जो हमारा जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, चाहे संकटकालीन समय यानी इमरजेंसी ही क्यों ना हो। तो इस एक अधिकार को जो है यानी आर्टिकल 21 के अंदर छूट दी गई है। अन्य जो अधिकार हैं उन्हें संकटकाल के समय विलोपित किया जा सकता है आंशिक समय के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से, उसके द्वारा जो विभिन्न लेख जारी किए जाते हैं उनके माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई है, और एक आम नागरिक भी जो है न्यायालयों के माध्यम से अपने उन मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से।